वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और इस प्रोग्राम के हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और जनाब, ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम देखने वालों को भी मौका दिया जाए। वो चाहें तो बराह रास्त सवाल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपके लिए चला दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और महज सवाल जो है वो आपकी सेहत से मुताल्लिक़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। दीगर मामलात पे जो लोग बात करना चाहते हैं इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मुल्क के दीगर मामलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बिला ताख़ीर खुश आमदीद कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अब सवालात मौसूल हो रहे हैं तिब के हवाले से, जो इस वक्त दर्जनों तो नहीं बल्कि सैकड़ों से भी ज़्यादा थ्योरीज़ इस वक्त फ्लोट कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और हर शख्स जो है वो अपनी दानिश के मुताबिक हिकमत के ऊपर बात कर रहा है, क्योंकि अलमिया ये है कि इसके ऊपर बात करना अब बहुत आसान बना दिया गया है और हर शख्स इसके ऊपर गुफ्तगू करता नज़र आ रहा है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से है। वो मैं देख रहा था अभी गुज़िश्ता दिनों में, हमारी बॉडी बिल्डिंग फैकल्टी से ही एक साहब थे, वो बैठ कर जो है वो बता रहे थे कि इस चीज़ को इतना इस्तेमाल करें, इतना मतलब गज़ब खुदा का, इससे ज़्यादा और क्या मैं कहूँ। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो इसके दिफा के लिए बैठे हैं और ये जो तिब के मामलात हैं जिनको वाक़तन समझते हैं और उनसे आपकी वाबस्तगी है बड़ी पुरानी, उनको हम यहाँ पे मदऊ कराएँ, ये सिलसिला जारी है। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, जो एक बेहतरीन तबीब हैं, हिकमत को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और ये जो गलत फहमियाँ हैं, ख़ास तौर पे जैसे मैंने तस्करा किया कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है या जितने भी हुक्मा हमें खुद साख्ता नज़र आ रहे हैं, उनका जवाब भी बड़े भरपूर अंदाज से दे रहे हैं। हकीम अब्दुल माजिद साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब माजिद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनका हमरा तशरीफ़ फरमाए, बड़ी ख़ास हमारी मेहमान शख्सियत जिनका तारुफ अगर मैं करवाने लगूँ तो शायद प्रोग्राम का वक्त गुजर जाए। नाम ही आपका तारुफ है और ये बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम ही उनका तारुफ बन जाता है। प्रोफेसर नसीम कासमी साहब तिब के शोबे से और इसकी दुनिया से बड़ी गहरी एक वाबस्तगी और बड़ी पुरानी इससे वाबस्तगी है। एक खुद उस्ताद भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तिब्बी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल भी हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे काम आपने अपने ज़िम्मे ले रखे हैं। और ये जो रिवाइवल है ख़ास तौर पे तिब का, जो ये कहीं खो गया है सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर, उसकी बका के लिए, उसके रिवाइवल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं जनाब प्रोफेसर नसीम कासमी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। माजिद भाई, सवाल क्या किया जाए, सोशल मीडिया पे मैंने जैसे कहा तो आजकल सैलाब एक आया हुआ है, बल्कि एक सुनामी सा आ गया है, जिसके अंदर हर शख्स जो है वो तिब के हवाले से बात भी कर रहा है, अपनी राय भी दे रहा है। कुछ का तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ से कबल आपके साथ तस्करा किया। अब जरा फरमाइए क्या किया जाए। मैं सवाल क्या आपकी खिदमत में रखूँ कि वो फलाना फल है मौसमी, अभी वो आने वाला है, उसको खाएंगे तो हर बीमारी से निजात, वो अगर खा लेंगे तो हर बीमारी से निजात, और मज़े की बात है इसका नुकसान कोई नहीं है, ये बात इस्टेब्लिश की जा रही है। ज़रा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करें ना, ज़रा फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सर बात यह है कि यहाँ मैं फिर शुरू में अपने पीरो मुर्शद का एक जुमला दोहराऊंगा जो इस दफ़ा उन्होंने सालाना प्रोग्राम में सबको जो है ना बेदार किया। जी। हर दफ़ा एक जो है ना वो ऐसा उनका जामिया जुमला होता है कि जिसके गिर्द पूरा जो है ना हमारा एक साल का अहवाल घूमता है। बिल्कुल ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि तकरीरें, वाज, लंबी लंबी बातों का दौर ख़त्म हो गया। वाह, बहुत खूब। अब बहसियत इंसान, जो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे सेंसर्स, हमारी ये सब चीज़ें अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक़ात की जमा की है हमारे अंदर। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा बहसियत इंसान, बहसियत मुसलमान और बहसियत उम्मती, जी। हमें अब ये चीज़ डेवलप करनी है कि हमें कहना ना पड़े, हम जो है अगले को देखें और अगला समझ जाए। वाह। ठीक है जी, ये वाली क्वालिटी, ये वाली इस पे मेहनत करनी है, इस पे फोकस करना है, इस पे तवज्जो देनी है। बहुत खूब। तो सर बात ये है कि ये प्रोग्राम आपके साथ जो हमने शुरू किया, अब इसकी बुनियाद ही यही है कि हम पहले बहुत से लोगों को गलत सही कहने की बड़े तरीकों से हमने कोशिश की, यूट्यूब पे चैनल बना के भी और दीगर चीज़ों से भी, लेकिन वो और फैल रहा है
और बढ़ रहा है। वो जो एक फसाद का निज़ाम है ना, वो तेजी से फैल रहा है। अब हम लोगों ने ना जो मुकर्रर और जोर से बोलने वाले हैं उनको हमने ना पसंद करना शुरू कर दिया है। बहुत खूब। हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है जिसको दुरुस्त करने के लिए मैंने अपने मुर्शद की जो बात है वो पहले रिपीट की है कि इस कॉन्सेप्ट को चेंज करें। ये जो हमने जोर आवर बातें और लंबी लंबी बातें सुनने की एक आदत बना ली है ना, इसको हटा लेंगे तो फिर हमारी जो अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूर वाली जो सलाहियत है, जो अल्लाह पाक ने हमें देखने की नूरानियत वो दी है कि मोमन की फरासत से बचे, वो फिर फरासत हमें मिल जाएगी। जब हम अंदर से अपने अंदर ये चीज पैदा करेंगे कि हमें वो चीज देखनी है जो ठीक है, ये चाहेंगे तो फिर हमें ठीक ही नजर आएगा। बहुत खूब। देखें, मेरे पास एक सोशल मीडिया पे काम करने के लिए एक बच्चा आता है, वो मुझे कहता है कि जी जो आप सोच रहे हैं ना, ये एआई आपका जो है ना पूरा रिकॉर्ड बना रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो फिर हम सही क्यों नहीं सोचते सर? हम क्यों चाहते हैं कि चिल्लाने वाले, चीखने वाले, लंबी लंबी बातें करने वाले और फसादी किस्म के लोग, जिनके अंदर से क्या निकलेगा? बहुत खूब। अभी एक साहब हैं, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं उनको ना तकरीबन हफ्ते में शायद कोई एक आध दिन होके मैंने उनका कोई प्रोग्राम नहीं देखा। मैं उनको बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक दोस्त ने कहा कि ये बंदा जो कह रहा है ठीक कह रहा है। मैंने कहा अभी नहीं। क्या कहा मैंने? अभी नहीं। अभी नहीं। इसका लिबादे के अंदर से क्या निकलेगा ये बाद में पता चलेगा। ये बाद में पता चलेगा, फिर हम इसके मुताबिक हम देखेंगे। अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, उसके मुताबिक ये ठीक है। आम बंदे का बेड़ा गर्क हो सकता है। थोड़ा सा आगे देखें कि आगे क्या निकलता है। इसने चद्दर कौन सी ओढ़ी हुई है, इसके नीचे क्या है, अभी देखते हैं, सब्र करें। तो सर ये वाली सलाहियत पैदा करनी है, ये थिंकिंग पैदा करनी है कि हमने ये नहीं देखना है कि एक बंदे का इतना लंबा नाम आ रहा है, इतनी सारी डिग्रियां आ रही हैं, नीचे फोन नंबर भी 7-8 आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बंदा फंस जाए। उसने 7-8 बंदे जो हैं वो सिर्फ फोन सुनने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है जी, फोन नंबर भी 7-8 आ रहे हैं, ऊपर डिग्रियां भी 50-60 आ रही हैं। कॉम्प्लेक्स है ना हमें जी जी। ये एहसास कमतरी के ऊपर खेल रहे हैं। जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम में मेरे उस्ताद नसीमुर रहमान साहब, नसीम कासमी साहब ने जिस तरह पिछली दफा कहा कि खौफ बिकता है, वो हमारे अंदर एक खौफ है कि इतनी डिग्रियां लेने वाला पता नहीं क्या बन जाता है, उसके सींग निकल आते होंगे या क्या हो जाता। कुछ भी नहीं होता। जाहिल तो हर वक्त हर 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 जगह पर जाहिल ही है, कोई लिबादा भी ओढ़ ले। और दयानतदारी हमेशा दयानतदारी ही रहती है। इस कॉन्सेप्ट को जब हमने समझ लिया ना सर, फिर हमें सिर्फ इतनी बात समझनी है कि हम रहते कहाँ हैं। इस पे हमने पूरा प्रोग्राम किया है जी। हम रहते हैं साहिल समंदर पे। कोई दुनिया जहान का ताकतवर तरीन फल ले आए आप, जब तक आप पपीता और अमरूद को कंटिन्यू साहिल समंदर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नारियल के पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सेहतमंद रह ही नहीं सकते। ये मेरा भी बिल्कुल फाइनल जो है ना थ्योरी का वो है निचोड़। समंदर के करीब रहने वाले बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी, हफ्ते में एक दफा मछली भी खाएंगे, ठीक है जी, और ये भी चीजें खाएंगे, सेहतमंद रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, मेंटेन रहेंगे। हम नहीं खाते, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सर ये सिर्फ इतना सा मेंटेन करना है। जितनी मर्जी ताकतवर कोई फल का वो सारी रात तारीफ करते रहे। मैं अमरूद की तारीफ कर देता हूँ 2 घंटे, पपीते की 2-3 दिन तक तारीफ कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये पंजाब वालों के लिए भी वैसे ही हो गया? नहीं, पंजाब वालों के लिए और अल्लाह ने चीजें पैदा की हैं, दूसरे लोगों के लिए और चीजें पैदा की, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो पपीता और अमरूद का है। बिल्कुल ठीक है। ये खाएंगे, हमारा निज़ाम इंहिज़ाम भी बेदार होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा, हमारी जो है वो मौसमी जो तगय्युर तब्दीली से जो हमें सिम्टम्स आ रहे होते हैं, स्किन डिजीज़ बन रहे होते हैं, हमारे अंदर जो है वो और बुखार की जो कैफियत बन रही होती हैं, वो सारी की सारी खारिज होना शुरू हो जाती हैं। हमें इशू यहाँ पर निज़ाम इखराज का है।
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस वजह से स्लो हो जाता है कि खारिज नहीं हो रहा। अब अगर आपने कोई भी ताकत वाली चीज, सर आपने कोई फल खिला दिया, कोई चीज खिला दी, वो पहले जाके, जैसे हम चावल किस लिए मना करते हैं, ये सब चीजें इसीलिए मना करते हैं कि ये एकदम जाते ही बॉडी के अंदर रतूबत पैदा करती हैं। वो रतूबत अगर बरूदत के साथ खड़ी होगी तो वो भी फौरन बरूदत बन जाएगी, जिसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने एक्सप्लेन किया, उससे पिछले में भी एक्सप्लेन किया कि भाई ये ठीक नहीं है। आपने बिल्कुल गर्म पानी और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। जहां आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे आप पकड़े जाएंगे। तो आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, अपनी बॉडी को इस तरह से नहीं चलाना कि ये भी मजबूरी है, ये भी मजबूरी है, नहीं, मेंटेन करें, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाशमी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ज़रा भी ये बात हो रही थी कि ये जो तमाम तर कोशिशें हैं जो हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए कर रहे हैं, आप इस पर एक बड़ी तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं। अब रेगुलेट कैसे किया जाए इसको? तो बेआसरा छोड़ दिया गया टिप को, और फिर जैसे कौंसल के क़याम का मकसद ये होता है कि एक तमाम चीज़ों को एक जगह जमा किया जाए, कोई मुस्तनद चीज़ सामने आए। लेकिन ये तो तब मुमकिन होगा जब वो इसकी अहमियत को समझेंगे। अथॉरिटीज़ आती और जाती रहती हैं, लेकिन उनकी तरजीहात में तो कभी शामिल रहा नहीं है। और नतीजा ये निकल रहा है इस वक्त कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बन गया है वो जो सोशल मीडिया पे इस वक्त जो सैलाब आया हुआ है, हर शख्स जो है अपनी दानिश के मुताबिक, बड़ा कमाल है कि वो हिकमत ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कितनी जानता है, कभी फलाना फल के बारे में, कभी फलाना बूटी के बारे में, ऐसी सरासिल गुफ्तगू हो रही है कि आप हैरान रह जाएंगे। क्या किया जाए फिर? बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे सवालात और कुछ बातें इन्होंने भी की हैं अभी हमारे माजिद भाई ने। लेकिन आपका सवाल है कि रेगुलेट के लिए हमें किस तरह से, पहले मैं यहाँ से शुरू होता हूँ। देखिए, रेगुलेट के लिए तो हमारे एक एक्ट आ गया 1965 में, लेकिन बदकिस्मती से कि उसमें बार बार उसमें इस्लाहत होनी चाहिए थी। जाहिर है कि वो वक्त था, वो किन हालात में आया वो एक तवील वो है। मैंने कुछ पिछला भी अर्ज़ किया था इसमें कि बड़ी मुश्किल से ये बना था, लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़े ब्लेंडर हुए हैं उस कानून में भी। जैसा कि यही एक सबसे बड़ा ब्लेंडर है कि सेहत व मर्ज का सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते। अब मतलब है कि ये खिलाफ कानून है, उस सरी खिलाफ वर्जी है उस एक्ट की भी, बिल्कुल ठीक, जिसमें तमाम हकूक़ पाकिस्तानी के बराबर हैं, कानून की निगाह में सब बराबर हैं। बहुत खूब। तो जब बराबर हैं और जब हमें सेहत इलाज मुआवजे का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है पास होने के बाद, बहुत खूब, तो जब सर्टिफिकेट है तो फिर सेहत व मर्ज का सर्टिफिकेट बंद करने का जवाब क्या था और किस शिक और किस उसके तहत बंद किया गया? ये कॉन्फ्लिक्ट था लॉ का ना। लेकिन असल में इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब वो क्या हालात थे, हमारे अकाबरीन तो जाहिर इस वक्त उनमें से शाज़ नाज़िरी कोई हयात हो तो जिनसे ये बात पूछते। लेकिन मेरा सवाल काफ़ी फोरम पे ये रहा, लेकिन ये कि चैलेंज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम इसकी चेंज कराने के लिए हुकूमत को लिखते रहें, लेकिन वो तो आपको पता है कि जो लोग बैठे हैं तो रेगुलेट तो होता है। हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब जो है, जो हकीमों को रेगुलेट करती है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस उनके उसमें है, डोमेन में है, और जो पास आउट होते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन भी करती है। लेकिन उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अभी जो लाने की कोशिश कर रही थी हुकूमत पाकिस्तान, और जिसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान तो मैं पूरा होल नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हुकूमत ने तो उसको टेबल नहीं किया है, लेकिन जो उस मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं कुछ लोग जिन्होंने उसको बनाने की कोशिश की और चाहा कि ये रातों रात जो है वो टेबल हो जाए, वो असल में अगर वो जाता तो लॉ में, तो शायद लॉ में ही उड़ जाता वो, क्योंकि उसमें इतनी गलतियां और ब्लेंडर थे। तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि उसमें मसाइल ये थे कि भाई वो जो सिस्टम यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिस्टम की एजुकेशन भी नहीं है। फिर वो उसमें ये था कि सारा कि जी हमें जो हमारी कौंसल्स थी उनको जम कर रहे थे वो उसमें, और उसका नाशनाख्त भी एक तरीके से मिटा ही रहे थे, जिसको हम ज़ाहिर है कि चैलेंज होता, और चैलेंज भी होता। उसके अलावा भी मतलब लॉ में जाता तो वो कहता है कि भाई ये बताइए कि आपने तमाम सूबाई चीफ मिनिस्टर से इसके अप्रूवल ले लिए, तो वो फिर वहाँ नो होता, तो फिर वो मुझे लगता है कि नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जो कानून बनाने वाले हैं और जो हैं उनको पता कुछ नहीं होता, बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऐसा, उनको अगर बताया ना जाए तो वो फिर नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है।
माजरत के साथ हमारी अदालतों को भी इसके बारे में नहीं पता। जी बिल्कुल। मैंने कई केसेस में खुद इन पर्सन भी खड़ा हुआ हूँ और मैं खड़ा हूँ और वो बिल्कुल बिल्कुल उनको पता नहीं था। नहीं होता, बिल्कुल सही। और अब वो क्यों नहीं था या क्या वजह थी, या वो जानना नहीं चाहते थे, या उसमें इंटरेस्ट नहीं था, या उनकी नॉलेज नहीं थी। हालांकि कानून ये कहता है कि जब नॉलेज ना हो तो उस फील्ड का माहिर को फिर असिस्ट के तौर पे कोर्ट मुतय्यन करती है। बिल्कुल सही है। जहाँ मैं एक तालिब इल्म बिल्कुल और एक आपने छोटा सही कहा, सा समझ सही रहा है, हूँ ऐसा ही होता है। मुआवना तो उससे मिल जाती है फिर। खैर, मैंने इस पे बड़ा इस पे काम किया हुआ है। मैं पहले भी मेडिसिन बिल आता रहा, उस पे काम करता रहा, और फिर मैंने इसके ऊपर काम किया, अपने इस लॉ के ऊपर कि रेगुलेटर्स को दोबारा से इसको, इसमें जो खामियां कोताहियाँ हैं और इसमें जो जिद्दत आनी चाहिए, जैसे और सिस्टम्स ऑफ प्रैक्टिस दुनिया में राइज हैं और उनकी मेडिसिन हमारे पाकिस्तान में भी आ गई हैं। तो मेरा पहले से था कि विजन, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जिन अकाबरीन को देखा कि मोहम्मद सईद साहब शहीद पाकिस्तान, मेरे वालिद हकीम मोहम्मद कासिम, और भी कई अकाबरीन जिनको मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, अपने उस्तादों को देखा कि कैसे वो लोग इसके लिए सिंसियर थे और वो करते थे, उनकी रहनुमाई और उसमें कि इसको आना चाहिए, और जो लोग आ रहे हैं उस सिस्टम को हमें इसमें समोना चाहिए, उनको भी, उनके लिए दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होने चाहिए, जैसे तालीम के दरवाजे। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि जी हमारे तिब्ब यूनानी में ये एक्ट के अंदर और उसकी जो रूल्स में लिखा है कि जी हम 45 की एज के बाद से हम पढ़ नहीं सकते इस तालीम को। तालीम पे तो कोई कदगनी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इसको भी चैलेंज अगर करें तो ये उड़ जाएगी बात। बिल्कुल सही। लेकिन ये रूल्स में बना दिया उन्होंने कि जी 45 एज है, इवनिंग में आप तालीम नहीं दे सकते। भाई क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। आज यूनिवर्सिटी दे रही हैं, आज जिद्दत की तालीम है लोगों के पास से, जिस वक्त भी चाहे पढ़े। रात में स्कूल भाई क्रेडिट आवर पूरे करने हैं ना हमने, हम कर लेंगे वो, लेकिन हमें रोका गया। तो ये सारी जो सुकून थे, ये सब चीज़ों को मैंने अहाता करते हुए इसको मैंने काम किया है, और मैं चाहूँगा कि हुकूमत वक्त या तो बुला के हमसे पूछे, बिल्कुल ठीक है, और वो हमसे ले लें, बिल्कुल ठीक। नहीं तो फिर कोई सियासी जमात अपने किसी भी सेनेटर या रुकन कौमी असम्बली के जरिए, हमने कई लोगों को इसको शेयर भी किया है, और उन्होंने आज शायद आजकल में मेरी कुछ लोगों से मीटिंग भी होगी। तो हम इसी सिस्टम पे जा रहे हैं। हम तो कब कह रहे हैं कि भाई हम पीछे भाग रहे हैं, हम कानून साजी से तो हम तो कहते हैं कि हमें आनी चाहिए। हेल्थ केयर कमीशन आया तो सबसे पहले तबीबों ने वेलकम कहा, इसीलिए कहा कि चले जी ये रेगुलेट बॉडी होनी चाहिए ना, कि जो उस पर मॉनिटर करे। काउंसिल का काम ये नहीं था, काउंसिल को ये पावर्स नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी रेयर दी थी कुछ पावर्स, आर्टिकल में ख्याल 42 43 इस तरह से है हमारा जो 1965 में, कि कुछ वो बनेगा और उस तरह से जाके वो शिकायत करेगा, और शिकायत के बाद फिर वो उसकी वो होगी, लेकिन वो उस पर कभी हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब उस पावर के तहत हमने फिर एक जो काम किया कि अब हमने जो ये बैठे हुए इश्तिहारी और जो सोशल मीडिया पे आके जी बेहुदा किस्म के इश्तिहारात और उसके ऊपर उनके नंबरों के जरिए उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें कुछ किया। एक हाथ भी आया तो उसने फिर वो बिल्कुल ही कह दिया कि जो वो ऐसा हो गया कि उसने सोशल मीडिया पे अपना चला दिया कि जी मैं, मेरा कोई इससे ताल्लुक नहीं है और ये नहीं है, ये गलत, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा ऐसा नजरिया नहीं था, वल्लाह आलम। तो ये भी चला। तो उसने कहा मेरी फेक वीडियोस हैं। हाँ, फेक वीडियो है। उसने कहा मेरी फेक वीडियोस हैं तो और ये एआई से बनी हुई है। बड़ा एक फेक वीडियो के ऊपर क्या कि एक आदमी बिल्कुल एक ढटाई से मुकरता है, ये बता दें कि कितनी कोई ऐसी सेलिब्रिटी तो नहीं थी ना कि उसकी तस्वीर वाला कोई या उसका फेस मास्क बना के यहाँ पर उसको बैठ जाएगा कोई, आवाज भी वही, चेहरा भी वही, सब कुछ वही, बात करने का स्टाइल भी वही। लेकिन ये कि अब एक आदमी कह दे जी मैं नहीं हूँ, तो अब क्या कह सकते हैं? बिल्कुल उसको चैलेंज करना, उसकी फिर वो फ्रांसिक करना, और ये सारा एक बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है वो। तो बात ये है कि इसी तरह से जैसे आपने एक सवाल किया कि जी ये लोग जो कह देते हैं कि जी ये फलां फल या फलां ग़िज़ा फलां ये, आप इसके लिए बिल्कुल सारा नमूल बदल ले, तमाम मसलों का हल ही यही है। हल यही। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों कहते हैं भाई, एक ही चीज कोई मसले का हल नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। अगर किसी ने किसी एक चीज के बारे में अगर कहा है तो वो हमारी शख्सियत, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौंजी के बारे में कहा जी। कलौंजी के बारे में इसलिए कहा कि कलौंजी में सीड्स जो स्टेरॉइड्स हैं, जो स्टेरॉइड जो आज हमें जिसका एक सामना करना पड़ता है मुख्तलिफ, कि वो उसमें सबसे ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसका उसकी मियाद थी, उसका एक
क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी उसकी ना, ठीक है। क्वांटिटी तो नहीं मैं कहूँगा, यानी कि उसकी क्वालिटी जो थी वो ज़्यादा उसकी वो थी इफेक्टिव, और वो उसका रिजल्ट नज़र आता है। लेकिन आज जो हम जिस तरह से कह रहे हैं कि जी फला मुरब्बे में ये चीज़ मिला दें, फला उस चीज़ में मिला दें, पहले तो ये कि मुरब्बा अगर किसी को भाई दे रहे हैं तो आप चीनी है, शुगर पेशेंट जिसकी शुगर लेवल आई है और वो बेचारा इंसुलिन के बावजूद भी मौत और ज़िंदगी में गुजार रहा है, तो उसके लिए वो कैसे फ़ायदेमंद होगी। उसमें टाटरी भी डाली जाती है, बहुत चीज़ें हैं उसको गलाने के लिए, फिर मुख्तलिफ उसको तरीक़ेकार का। एक तो दवा साजी किसी को नहीं आती है माजरत के साथ। बिल्कुल दवा साजी मैं इसलिए कहूँगा, लोग समझते हैं कि जी इसके बड़े कोर्स कर लिए और सीख लिया बनाना और ये वो, दवा साजी एक बहुत फन है जी। इसीलिए ये स्टैंडर्ड की किताबें बनती हैं। फार्माकोपिया क्या है, फार्मूलरी क्या है, बिल्कुल ये गवर्नमेंट क्यों अपनी निगरानी में शाया करती है, इसकी कोई वजूहत होती है, क्योंकि वो एक टीम बनाती है जो साइंटिस्ट भी होते हैं, जो उस फील्ड के रिलेटेड होते हैं, पढ़ाने वाले भी होते हैं और उसके प्रैक्टिशनर भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जब आते हैं और वो जो इस पे काम करते हैं जी तो फिर एक शक्ल, शुक्रिया, एक शक्ल नजर आती है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हमने जो हमारी दवा साजी है हमारी तिब्बे यूनानी में, इसीलिए हमने उसकी एक्स्ट्रा कोर्सेज भी हमारे कॉलेजेस ने शुरू किए हैं। ये हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब का क्रेडिट है। रेजिमेंटल थेरापी में जिसमें हिजामा का भी बाकायदा हमारा 6 महीने का भी कोर्स होता है। मुख्तलिफ थेरापीज हैं जो हो रही हैं रेजिमेंटल के अंदर, तकरीबन कोई 35-40 ऐसी चीज़ें शाखें हैं जो हम उस पर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये जो आज लोग कह रहे हैं कि जी ये प्लास्टिक सर्जरी करा लो, ये करा लो, सारा सब कुछ हो रही है सारी माजरत के साथ, वो एक जिद्दत जरूर है लेकिन वो इसी का हिस्सा है। मसले का ये हल पेवंदकारी ऐसी बात नहीं है, पेवंदकारी तिब्बे यूनानी में भी होती रही है। बिल्कुल होती रही है। बुनियाद तो पहले यही थी। ये कोई बता सकता है आज का नौजवान के पहले जब सर्जरी होती थी तो टांके कैसे लगते थे? कैसे लगता था? पुराने जमानों का जिक्र है कि जो थे उन्होंने खोपड़ी खोल दी, दिमाग खोल दिया, लखलखा एक दवा होती थी उसको सुंघा के बेहोश किया, उसको एनेस्थेसिया दे दिया और उसके बाद खोलने के बाद उसको जब पैक किया, जिस तरह से टांके लगाए तो चींटे होते थे उनके पास, वो चूंटे यहाँ छोड़ा, उसने जैसी मांगा उसको तोड़ दिया, उसका ढंग पेवस्त हो गया। पेवस्त हो जाता है। क्या उनका विजन था भाई, उस जमाने की जो चीज अवेलेबिलिटी थी उन्होंने उससे काम लिया था। बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। तो ये कह देना कि जी ये हमारी मीरास है, ये हमने किया, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि तिब्बे यूनानी की ब्रांचेस सारी हैं, तिब्बे यूनानी की मुकम्मल तिब है। बहुत खूब। तो ये जो मैं लोगों पे आप अपने जिक्र कर रहे हैं कि ये आजकल लोग बैठ जाते हैं और इस तरह से, हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि सेलिब्रिटी के पीछे लोग हैं, ठीक है, अल्लाह ने उनको एक मयार एक वक्त दिया होता है, लेकिन वो जिस इश्तिहार में आते हैं तो हमें तो पहले ये पता था कि जो इश्तिहार है ये कभी चीज़ ये खुद तो इस्तेमाल करते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कि वो ऐसा एक मामूली सा पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका वो आ गया, मैं नाम तो किसी का भी नहीं लेता, तो अब वो जो भी कह देते हैं कि लोग उसके पीछे लग जाते हैं। सही। तो ये तो देखें कि भाई वो खुद इस्तेमाल करते भी हैं या उसके उनसे अगर सवालात अगर बिठा के पूछ लिए जाएं कि भाई इसके क्या क्या फवायदे हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स बता दें, इसका तरीका तैयारी बता दीजिए, तो वो तो नाबलद होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। नाश्ता किसी का बताना कि जो नाश्ता मैं ये करता हूँ तो मैं भी कुछ किस्म का नाश्ता करता हूँ, तो क्या वो मतलब है कि थेरेपी हो जाएगी किसी के लिए? बहुत खूब, बहुत खूब। वो ट्रीटमेंट नहीं है। गुजारने के लिए, हमें जिंदगी गुजारने के लिए ज़ाब्ता है, आता है हमारी सेहत है। मैं हमेशा मरीजों को, अपने मरीजों को हमेशा जो परहेज बताता हूँ वो मैं ये कहता हूँ कि आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर हटें, बहुत अच्छी बात है। लाइफ स्टाइल चेंज करें, जो अल्लाह ने दिया है ग़िज़ा, हर चीज़ अल्लाह की नेमत है। बेशक है। जो फ्रूट सीजन का है, जो फ्रिज में या कोल्ड स्टोरेज में नहीं गया है, आप वो खाएं। इसी तरह जो सब्जी है जो आपके इलाके में पैदा होती, पहले उसको प्रीफर करें, बिल्कुल ठीक है। फिर वो जो उस मौसम में आ रही है मार्केट में उसको प्रीफर कर लें और फिर उसको खाएं। गोश्त में कोई बंद नहीं कराता हूँ। बहुत खूब। मैं कहता हूँ कि भाई जो आजकल चल रहा है जो ब्रॉयलर, मैंने इसको मैं ज़रा मुखालिफ हूँ। मैं कहता हूँ जब अल्लाह ने देसी मुर्गी है, मिल जाती है हमारे आस पड़ोस, हमारे देहातों में चले जाएं या गोठों में चले जाएं, मिल जाती है वहाँ पे, वो खा लें, बिल्कुल ठीक। क्यों नहीं खा सकते? तो बात ये कि हम अपने एक तो सहल पसंद हो गए, जब सहल पसंद हो गए तो ये बीमारी की इलामत है। बहुत खूब। जो हम अपना लाइफ स्टाइल बना रहे हैं, जो हम वक्त पे नहीं खाते हैं, वक्त पे नहीं सोते हैं, पानी का हमें तरीका नहीं पता कैसे पीते हैं, पानी हमें किस तरह पीना चाहिए, खाना हमें किस तरह खाना चाहिए, खाने के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्से बता दिए ना, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी,
उस पर अगर अमल करेंगे तो कैसे यार आएंगे? मुमकिन नहीं। आपने बिल्कुल सही तो कहा बिल्कुल कि चीजें इनके ऊपर होती अमल करना ज़रूरी है, उसकी अहमियत को समझना ज़रूरी है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है वो ये कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे आपको दिए जा रहे हैं बज़रिए सोशल मीडिया, शख्स ये दावेदार है कि उसको बहुत ज़्यादा हिकमत के बारे में इल्म है और उन मामलात को समझता है, तो पहले थोड़ी सी तहकीक कर ली जाए। या मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले, खा वो कोई आपकी खुराक का ही हिस्सा क्यों ना हो, आप पहले तबीब से मालूम कर लें, उसकी अफादियत मालूम कर लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी प्रोफेसर साहब से भी और डॉक्टर साहब से भी बात होगी, जो हो सकता है कि बड़ी मुफीद हो लेकिन आपके मिजाज के मुताबिक ना हो, तो आपके लिए सरासर नुकसानदेह है। ये कतई कहीं नहीं लिखा कि वो हर शख्स के लिए यकसा मुफीद हो सकती है। बहुत थोड़ी चीज़ें यकीनन ऐसी होती हैं जो यकसा मुफीद हो सकती हैं, मगर ना बड़ी तादाद ऐसी होती है। वो तमाम चीज़ें जो शायद, मेरा ख्याल ये हमारे जो मेहमान वो ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं कि हो सकता है कि वो सब के लिए यकसा मुफीद ना हो। डॉक्टर साहब, अब एक बड़ा अहम सवाल है और बड़े अरसे से मेरे पास महफूज है, मैं चाहता था कि इसको आपके सामने रखा जाए। आजकल फ़ैशन है नी रिप्लेसमेंट करना, फ़ैशन ही कहूँगा मैं इसको, आप मुझे इजाज़त दीजिए और गुस्ताखी को माफ़ कीजिए कि वो फ़ैशन में ऐसा लगता है आ गया कि अब वो जिसको भी ज़रा सा दर्द इसके अंदर होता है, ख़ास तौर पे अब तो, पहले ही होता था कि 60 साल के बाद कभी ये हुआ करता था, आजकल ये 30-35 साल के बाद शुरू हो गया है, तो फ़ौरन से ये मशवरा दिया जा रहा है नी रिप्लेसमेंट का। वाक़तन ये इलाज है, इसको परस्यू कर लेना चाहिए। एक वक्त पे आके लोग इतना बेजार हो जाते हैं या फिर उनको इतना कायल कर लिया जाता है कि वो कहते हैं जी ये मसले का हल है, कर लिया जाए। अब बताइए आपकी इसके ऊपर क्या राय है, ज़रा फरमाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सब्जेक्ट है माशाल्लाह आपका सवाल बड़ा जामिया है। इसके ऊपर एक तो मैं डिस्कस करूंगा कि एक आउट ऑफ कंट्री से पेशेंट आए हुए थे, वो मुझे सर ने रेफ़र किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ मैस्कुलर एंड के काफ़ी इश्यूज हैं जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कहता नहीं है। दूसरा एक और पेशेंट जो काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने लिख दिया कि आपके जो है ना इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है, नी रिप्लेसमेंट का लिखा हुआ है जी, वो ज़ेरे इलाज है हमारे पास। ठीक है जी, आज तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हैं आया हुआ है जी, फीमेल पेशेंट है। अब क्या है कि इसको समझना है, समझना ये है कि नी रिप्लेसमेंट आप कह क्यों रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये है क्या, हो क्यों रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2006-7 में पहला पेशेंट था मेरा जो सीढ़ियों से गिरे थे और उन्होंने हर तरह से ट्रीटमेंट करवाया था, नहीं रिकवर्ड हो रहे थे। अल्लाह के फजलो करम से वो दिन से लेकर आज तक उनको भूल ही गया है कि ऐसा कुछ था या ऐसा किसी ने कुछ कहा था। उसके बाद लातादाद ऐसे पेशेंट हैं, हिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं, आए आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, नी रिप्लेसमेंट के बारे में तो मैं बिल्कुल जैसे होता है ना कि बड़ा एतमाद से ये बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योरेबल है, रिकवरेबल है, इसको रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम कोई वजन अगर उठाएं तो हमारे शोल्डर डिसबैलेंस हो जाएं, बिल्कुल, तो भी ये हो जाता है। लॉन्ग ड्राइव करने वालों के शोल्डर डिसबैलेंस हो जाता है तो भी ये हो जाता है, क्योंकि शोल्डर जब क्रॉनिक डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे थोराइसिक से लंबर की तरफ प्रेशर जाना जब शुरू होता है तो वो ही मसल्स जो हमारी नी के साथ हमारे पाँव को बैलेंस किए हुए हैं, हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस चला रहे होते हैं, वही सारे प्रेशर पॉइंट ख़राब हो जाते हैं। उनमें जो है वो हम तो उनको कहते हैं गोले बन जाते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक वर्डिंग में आता है कि उनमें नोट्स बन जाते हैं। अब वो जो नोट्स बन जाते हैं, जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उसमें बकायदा जो है वेन्स, वेरिकोज वेन्स जो बन जाती हैं वो नज़र आ रही होती है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे हजामा के ट्रीटमेंट करने वाले हैं मुआलिजीन, उन्होंने भी अब जब पेशेंट नहीं रिकवर्ड हो रहा तो अब वो उन्होंने हमारी तरफ फॉरवर्ड करना शुरू किए, क्योंकि कुछ हजामेबाज ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि वो बस हर चीज़ ही हजामे से ठीक हो जानी, ऐसा भी नहीं है। उनको भी चाहिए कि मोहतात रहें। जब वेरिकोज वेन हो जाती हैं, उनके अंदर गुच्छा फील हो जाता है तो उसमें कभी भी हजामा कप नहीं लगाना चाहिए। खुदा ना खास्ता वो मसल्स जो कमज़ोर हो गए होते हैं ना, वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं।
फिर दूसरे जो लोग हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं कि ये जी हकीम ने या हिजामे वाले ने किसी ने भी इनका नुकसान कर दिया। तो ये एक नॉलेज देनी बड़ी लाजमी थी जो कि मैंने अभी हाथ की हाथ दे दी सबको कि भाई ऐसी कंडीशन में कभी ना करें। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक दफ़ा इस तरह एक मरीज के साथ कर दिया था, उसको फिर हमें रिकवर करते बड़ा टाइम लग गया। यानी उन्होंने पहले अपना एक तजर्बा फेल करके फिर मुझे बुलाया और दिखाया, मैंने कहा ये नहीं करना था, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्योर भी हो गए। थोड़ा टाइम लगता है उसमें भी, लंबा टाइम लगता है। तो नोट्स बन जाते हैं, मसल्स जो हैं खिंच जाते हैं। जब मसल्स खिंच जाते हैं तो हमारी जो नी के बोन्स है ना, उनके अंदर जो लेगामेंट्स हैं, वो लेगामेंट्स जो हैं वो हमें फील होता है, जो पेशेंट होता है उसको फील होता है कि मेरी हड्डियां हड्डी से टकरा रही हैं। हालांकि वो जो बोन्स के अंदर लेगामेंट हैं वो ड्राई हो रहे होते हैं। अब उसके लिए कई सारे इंजेक्शन भी आ गए कि हम फ्लूइड डाल देते हैं, हम ये डाल देते हैं, हम वो डाल देते हैं। वो इंतहाई टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड है, वो इलाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी बॉडी को अलाइन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और हमारा मखसूस एक ऑयल है, उस ऑयल को हम इनहेल करवाते हैं और उसकी क्वांटिटी है बाकायदा हम बताते हैं कि इसमें ये केमिस्ट्री है, ये इसकी PCSIR की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक हम इतनी क्वांटिटी जब मसल्स में, टिश्यूज में, नर्व्स में, बोन्स में पहुंचा देते हैं तो उसके बाद हम उन नोट्स को खोलते हैं, वो खुल जाते हैं क्योंकि उनकी ग़िज़ा पूरी हो चुकी होती है। ठीक है जी। फिर हम उसके बाद हिजामा करते हैं, तो वो जो ब्रेक होने की वजह से वहां पर जो डेड सेल थे, टॉक्सिन थी, वो सारी डिटॉक्स कर देते हैं, उसको खारिज कर देते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को पूरा अलाइन करके, बैलेंस करके हम उसको कहते हैं वो चलता है, बेहतरीन होता है। तो उसको फिर हम कहते हैं कि अब आपने अपना ग़िज़ा को, जो हमने परहेज के बैरियर बता दिए उनको, फिर हमारी कोशिश होती है कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो चूँकि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं, सेंसिटिव हो चुके होते हैं, हसास हो चुके होते हैं। वो सिर्फ नी रिप्लेसमेंट का मसला नहीं है, वो पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी ऑर्गन जो ख़राब हो जाता है उसमें हम साइकोलॉजिकली जो है कमज़ोर हो जाते हैं। उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ मिजाज के, मुख्तलिफ़ एज के लोगों को मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन बना के देते हैं। अब वो बज़ाहिर हर किसी को बड़े महंगे लगते हैं। जैसे मैंने एक मरीज़ को कहा कि आपकी जो है वो इतने एक्सपेंस होंगे, उसने कहा जी इतने में तो ऑपरेशन हो जाता है। मैंने कहा हम ऑपरेशन से बचा रहे हैं आपको जी, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। हम उसके अंदर यही कद्दू के बीज, चलगोज़ा, बादाम, इसी तरह कुछ मुरब्बा जात को धोकर, कूट कर उनके कम्बिनेशंस बनाते हैं, फिर उसमें हर वो चीज़ डालते हैं जो उसके मिजाज के मुताबिक उसको, उसकी इम्यूनिटी को, उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी और उसके लेगामेंट्स को जो है वो पूरा बहाल करेगी। उसके अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, वो आप आएंगे देखेंगे उनके RA फैक्टर तक कम हुए। कैसे हुए? उनको हमने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी दी, इंटरनल ट्रीटमेंट भी दी, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गए। दरअसल हमारे साथ जो एक हुई है ना ज्यादती बुनियादी तौर पे इस फील्ड में, वो ज्यादती ये हुई है कि हमने ना पोर्शन वाइज कर दिया कि ये इसका जिम्मेदार है, ये इसका जिम्मेदार है, ये इसका जिम्मेदार है। 16 हिस्सों में इनको डिवाइड करके ना एक साइड पे खड़ा कर दिया। फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना दिया कि हम ना काम नहीं कर रहे, हम ड्यूटी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ड्यूटी। हमने बस उसके बाद ना ही तो सोचना है कि कौन क्या था, कौन क्या था, हमारी तरफ से जाए मर जाए। ठीक है जी। इंटरनेशनली कोई मुआलज अगर किसी भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है तो वो कोई पेशेंट लेता है तो सर वो पर्सनली उसकी पेन ले लेता है, उससे जो है ना उसके लिए बड़ा जो वो जिम्मेदार हो जाता है और उसकी पूरी थ्योरी लिखता है। ठीक है जी, कि इसने ये किया, 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 इतने अरसे में ये यहाँ रिकवर्ड हो गया, क्योर हो गया। यहाँ हमारे जो मुआलजीन हैं जो बड़े इदारों में बैठे हुए हैं, तो वो जो है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पे देखते हैं कि इतने मरीज आए, उनको हमने ये कहा, उनको हमने ये कहा, उनको हमने यूं काटा, उनको हमने ये किया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। उनको इस चीज से कुछ नहीं है कि उसने घर जाके क्या किया, तो वो फिर गैर जिम्मेदारों वाली बातें करेंगे।
हमारे पास जो पेशेंट आता है हम उसको पूरा जिम्मेदारी से उसको देखते हैं, उसको 24 घंटे मॉनिटर करते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं कि भाई आपने ये किया नहीं, ये खाया नहीं, ये पिया नहीं। आप रात को मुझे एक पेशेंट की कॉल आई, मैंने कहा मुझे जुबान की तस्वीर फौरन भेजें, उसने भेजी। मैंने कहा इनको ये करें, इनको ये करें, इनको इस तरह से करें, इस तरह से करें, और मुझे आधे घंटे में बताएं। उसने बताया, उसने कहा ये रिलीव होना शुरू हो गया। मैंने कहा बस ये हर 2-2 घंटे बाद करते रहे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो सर बात ये है कि मेंटेन करना होता है मरीज को, नी रिप्लेसमेंट हो या कोई भी हमारे जो ऑर्गन्स रिप्लेस हो रहे हैं और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं कि जी ये पथरियां बन गई हैं तो इनको जो है बस अब आप जो है ऑर्गन ही खारिज करवा दें। सर ये बहुत बड़े मिसकॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। इनको जिस तरह बनी है उसी तरह खारिज होंगी, लेकिन हम लोग जितनी जो है ना मर्ज को पालने के लिए मेहनत करते हैं ना, उसको खत्म करने के लिए हम वो मेहनत नहीं करना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते। हमारा कॉन्सेप्ट खराब है, जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि हमें अपना कॉन्सेप्ट ठीक करना है। जो मैंने इब्तदाइया बात की अपने पीरो मुर्शद के हवाले से कि हमें कॉन्सेप्ट ठीक करने की ज़रूरत है, बहसीयत इंसान सोचने की ज़रूरत है कि सारी लोग जो हैं वो एक काम कर रहे हैं तो उनमें वो चीज़ नहीं है जो मेरे अंदर मौजूद है, तो मुझे उसकी निस्बत से कैसे करना है, बहुत ये सोचना है हमने। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आऊँगा। अभी जैसे बात हो रही थी, जैसे मैंने जिसका तस्करा किया, हर चीज़ हर बंदे के लिए कैसे मुफीद हो सकती है। ख्याल ये आता है दिमाग में कि हिकमत का जिन्होंने मुतालिया किया है वो ज़्यादा इस मामलात को समझते हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं कि इंसान को एक मिजाज अल्लाह ने तख्लीक किया है, कहीं पे गर्म रखा है, कहीं पे सर्दी गालिब आती है, कहीं पे खुश्की ज़्यादा गालिब आती है। अब शायद इसका जायज़ा नहीं लिया जाता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जितने भी लोगों को सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ वो शायद उनके इल्म में भी ये नहीं है कि इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। इसकी अहमियत कितनी है, ज़रा इसके बारे में तो फरमाइए कि वाक़तन ये को बहुत डीप स्टडी है या इसको ऐसे ही है कि चलें छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, इतनी गुंजाइश बाकी है। ज़रा फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। ये तो ज़ाहिर है आपको पता है मेरा टॉपिक है। जी जी जी। मैं बच्चों को यही पढ़ाता हूँ। मैं कुल्लियात, असल में ये है कुल्लियात कई इल्म का मजमुआ है, और इसमें इल्मुल इलाज भी है, इल्मुल असबाब भी है, इल्मुल अद्वियात भी है, मुफरदात भी हैं, सारे जमादात, सब चीज़ें इसमें पूरी वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पूरा है। इतनी डीप स्टडी। और जैसे कि हमारे यहाँ है कि मिजाज, टेम्परामेंट की हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ एक अखलाक का मिजाज है। हमने अखलाक को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और फिर उसका कम्बिनेशन है। हर आज़ा में उसका काम है, रोल है, और पूरा इंसान उस पर तश्कील किया है अल्लाह ने, और अल्लाह ने बड़ा उसको अहसन तकवीम से बनाया, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ। अब जैसे एक बात होगी कि एक ही चीज़ कैसे फ़ायदेमंद होगी, कैसे होगी। अब अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो जैसे एक मुरब्बा आपने जिक्र किया कि जो बहुत बिक रहा है वो सोशल मीडिया पे, तमाम अमराज का इलाज, वो कैसे उसको करेगा। वहाँ का तो टेम्परामेंट ही, जो मैदे का टेम्परामेंट है हमारे स्टमक का, वो तो गर्म है, तर है। वहाँ तो हर वक्त चिक्कियाँ काम कर रही हैं, पिसाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उसका माहौल सर्द हो गया है, जब भी तो भूख का एक रगबा, हम कहते हैं कि जी हमारे यहाँ एक तिब्बी इस्तिलाह में कि उसका माहौल सर्द हो गया है। तो वहाँ सर्दी और डालेंगे तो क्या होगा, तो और जम जाएगा ना। सर्दी जितनी बढ़ाएंगे तो जमेगा ना, जमेगा ही। जैसे मैं कहता हूँ बच्चों को कि भाई, पढ़ा रहा था मैं अभी क्लास लास्ट मैंने अभी ली, मैंने कहा यही पानी होता है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जैसे साइबेरिया में हम उस तरफ जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ मुंजमद रहता है समंदर, दरिया, पानी, लेकिन एक ख़ास तह तक, उसके बाद पानी अपनी वहीं असली हालत पर होता है। तो अच्छा, जब उसका टेम्परामेंट चेंज करेंगे, माहौल चेंज करेंगे, तो उसकी क्लाइमेट और सब माहौल चेंज होता है। यही हमारा सारा फलसफा है कि हम जैसे बर्फ़ को कहते हैं तो बर्फ़ का मिजाज, टेम्परामेंट अलहदा है और पानी का बिल्कुल अलहदा है। मैंने इसकी एक मिसाल उनको दी बच्चों को कि मैंने कहा ये बताइए, कोई ये बात बता सकता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इस वक्त खड़े थे फ़िरौन के दरबार में, तो उसने तमाम जादूगरों को इकट्ठा किया हुआ था, और सामरी जादूगर एक सबसे बड़ा उनका वो हेड था। तो सब ने कहा कि अपने अपने वो दिखाओ भाई कमालात।
तो सब ने अपनी अपनी लाठियां फेंकी और वो सांप बन गए। तो हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर ने जब लाठी फेंकी तो उसने सब सांपों को हड़प कर लिया और उन्होंने अपनी वापस उठाई तो लाठी उनके हाथ में दी। बिल्कुल सही। इसको बात को देखते हुए काफी जादूगर फौरन इस्लाम ले आए, जी। वरना वो ये भी कह सकते थे कि ये तो बहुत बड़ा जादूगर है भाई। बिल्कुल सही। ऐसी क्या वजह थी कि जो वो समझ गए कि ये हम इसको इस्लाम कबूल कर लें। बहुत खूब कि ये जादू नहीं है, जादू इससे नहीं बढ़कर है। कोई चीज। मैंने जब बच्चों सवाल किया किसी के भी सर को पता नहीं था, पता नहीं। मैंने कहा आपने फिर कुल्लिया नहीं पढ़ा, आपने फिजिक्स और साइंस पढ़ी नहीं है फिर मेरे ख्याल से तुम लोग। मैंने ऐसी कहा। मैंने कहा हमने तो यही सुना है कि मादा शक्ल चेंज कर सकता है, खत्म नहीं हो सकता, फना नहीं हो सकता है। जब उसको तहलील किया जाए या किसी और शक्ल में डाला जाए तो शक्ल तो चेंज कर सकता है लेकिन फना नहीं हो सकता। फना नहीं हो सकता। मैंने कहा यही वो कुल्लिया था। वो क्या था कि होना तो ये चाहिए था कि तमाम लाठियां खाने के बाद उनके हाथ में तो एक दरख्त की मोटा तना होता। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो उसमें समा गए थे ना, तो ज़ाहिर इतना हजम बढ़ जाता, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता, क्योंकि वो गए कहाँ, वो फना हो गए थे। वो उसी हालत में उनका असा था, लाठी थी उनके हाथ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उन्होंने कहा ये जादू नहीं हो सकता, ये तो कोई मौजज़ा है। क्या अच्छी बात आपने की। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको हमें समझना होगा, तिब्बे यूनानी को समझना होगा, तिब्बे यूनानी के हामिलीन को इसको समझना होगा, ऐसे तिब्बा पैदा करें। हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रेयर रह गए हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। या वो बिल्कुल छुपे हुए हैं, लोग उनको जानते नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो उनको जरूरत नहीं है कि वो जाके अपना कोई इश्तिहार चलाएं या सोशल मीडिया पे आए। बहुत खूब। तो इसलिए जरूरत नहीं है कि उनके पास लोग आ रहे हैं, उनके पास उनसे फुर्सत नहीं है। अच्छा, जो पहुंचाते हैं तो फिर वो सीना बा सीना पहुंचते हैं और लोग उनके पास तो हजूम लगा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहता हूँ कि उनके पास हमारे तालिब इल्मों को जाना चाहिए। मैं उनको यही कहता हूँ, मैंने कहा जो अपने अपने इलाके में उनको फलां शख्स है, फलां इसका माहिर है। हमारे यहाँ बड़ा बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ रेफर करने का तरीक़ेकार नहीं है। तिब्बे यूनानी जो ख़राब हुई है माजरत के साथ जी, वो हमारे अतिब्बा बस ये समझते कि मेरे पास ये आ गया, अब मैंने इसको पकड़ के रखना, मैंने रगड़, बस इसको चाहे हो या नहीं हो, मैंने इसको रगड़ना है। इस सोच से निकले। शिफा आपकी को हाथ में रखी हुई, शिफा तो मेरे रब के हाथ में जाने वाला है, बेशक। आपका रिस्क वो भी अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल। तो आप कैसे उसको करें? अगर आप उसकी माहिर नहीं हैं या आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने किसी ऐसे कुलीग को रेफर कर दें जो उसका माहिर हो, जो कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों में माजरत के साथ ये अच्छा रवैया है, यही रवैया है जो उनको आपस में जोड़े रखता है। मोहब्बत है उनमें, आपस में एक दूसरे का एहतराम है। हमारे यहाँ एहतराम इसी वजह से ख़त्म हुआ कि हमने मरीज को पकड़ लिया और समझ लिया कि हम ही इसके वो सब कुछ करने वाले हैं। इससे निकल जाएंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, सब मसला सेहत भी हलाल होना शुरू हो जाएगा। क्या अच्छी बात है। आखिरी जुमला डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? वक्त बिल्कुल खत्म हो गया जी। मजीद जैसे उस्ताद उन्होंने कहा कि मरीज को जो है वो दूसरे जो है ना मुआलज की अहमियत बताने का, तो बात यह है कि हम फिर वही बात मैं करूंगा क्योंकि आज मेरा फोकस वही जुमले हैं कि हम किसी दूसरे की अहमियत को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है जी, हम सिर्फ जैसे आज हमारा सब्जेक्ट भी यही था कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत जोर लगा लगा के चिल्ला के कुछ चीज़ें बेच रहे हैं जो कि लोगों का नुकसान कर रही है, तो उनके ऊपर फोकस करना था। तो आज जो सर ने बात की है इसका भी लुब्बे लबाब यही है कि हमें दूसरों की अहमियत को समझना है। देखें, खालिक़े कायनात ने अपनी जो रबूबियत है, वहदानियत है, अपना जो रंग है, जो उसने सूरत बकरा में कहा कि सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, के बहुत गूढ़ा रंग जो अल्लाह का रंग है वो उसने बहुत दुनिया में ऐसे ना फैला दिया है। बहुत खूब। अगर मैं आप में कोई अल्लाह का रंग देखता हूँ तो मुझे दिलो जान से उसको जुबान से अदा करना चाहिए। जैसे सर ने अभी रिपीट किया कि लोग छुपे बैठे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहे। आज अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो उसमें क्रेडिट आपको जाता है और
अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसमें क्रेडिट सर को जाता है, बिल्कुल 1000% सर को जाता है। बहुत अच्छी बात, यानी मुझे सर ने इस बात पे बेदार किया कि यार तुम आगे आओ भाई, बिल्कुल ठीक है तुम जो काम कर रहे हो बड़ा अच्छा कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन छुपे हुए क्यों हो, जी, आगे आओ। बिल्कुल ठीक है। सर से पहले दीगर लोग आए, उन्होंने इस तरह अप्रिशिएट नहीं किया, इस तरह मुझे वो नहीं किया, मैं चुप ही रहा, पीछे ही रहा कि रहने दो यार, मुझे जब कोई पहचानता ही नहीं है तो मैं क्यों उस जगह जाऊं। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सर ने मुझे पहचान दी, मुझे थोड़ा वो अप्रिशिएट किया, और दूसरा फिर आपने मुझे थोड़ा वो किया कि नहीं जी आप इस जो है ना प्लेटफॉर्म को जो है पकड़ें और इसको पकड़ के प्रमोट करें, ताकि जो दीगर गलत लोग हैं उनको मुंह दिया जाए, उनको फेस किया जाए, उन जो चीज़ों को जो पॉजिटिव हैं ठीक हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको ठीक कहा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस पे अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल हो गए हैं, कायम हैं, कर रहे हैं उस पे काम। तो बुनियादी चीज़ ये है सर कि एक दूसरे को अहमियत देनी, और अहमियत हम उसी वक्त देंगे जब हम अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरन वफ़ी बसरी नूरन, अल्लाह से मांगेंगे। जब मांगेंगे तो खालिक हमें देगा। तो वो बुनियादी जो बात मैंने शुरू की थी वही पे इख्तिताम है कि मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि समझें, गौर करें और ध्यान दें, और जब हम ये चीजें करेंगे, खालिक से वही चीजें मांगेंगे दिलो जान से, तो वो हमें रिफ्लेक्ट वही चीजें करेगा, और इंशाल्लाह हम सेहतमंद भी हो जाएंगे, हम बाइखलाक भी हो जाएंगे, हम कौम भी बन जाएंगे, हम हर चीज में इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। बहुत खूब जनाब। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोफेसर नसीम कासमी, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद जो अगला हमारा मौजू होगा, यानी कि अगली नशिस्त जो इंशाल्लाह हमारी होगी अगर अल्लाह ने चाहा, तो वो अहम सवालात हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसको अब तक मैंने आपके सामने नहीं रखा, वो ज़ियाबतीस के हवाले से और दीगर अमराज के हवाले से। उसके ऊपर एक बिल्कुल एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होगा जिसमें इसको बड़ी तफसील से अब हमें डिस्कस करना है, क्योंकि जो तेज़ी से मामला बढ़ता चला जा रहा है और जो इसका लोग शिकार होते जा रहे हैं, और फिर इसमें भी बहुत सारे दावेदार सामने आ गए हैं कि उनके पास इसका शाफी इलाज मौजूद है कि वाक़तन ये बात सही है। इसके ऊपर भी एक बड़ा तफसील से हमने गुफ्तगू करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।